हाय हेलो एवरीवन। सो कल्याण ज्वेलर्स के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, फुल रिजल्ट इन्होंने रिलीज कर दिए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के। प्लस साथ में कॉन कॉल भी हुआ है कंपनी का, तो उसमें भी किन चीज़ों पे और क्लैरिटी दिया है मैनेजमेंट ने, आगे का कैसा ओवरऑल एक्सपेंशन का प्लान है एंड अब कैसा आउटलुक बन रहा है इस बिजनेस का, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो उनके बिजनेस अपडेट थर्ड क्वार्टर के कुछ वीक पहले ही कंपनी ने रिलीज किए थे, हमने डिस्कस भी किए थे, बट उसके बाद से कंसिस्टेंट फॉल हमको देखने को मिला इसके स्टॉक के अंदर। ऑलमोस्ट 30-40% का करेक्शन आया। मार्केट को मैनेजमेंट को भी कॉन कॉल करना पड़ा। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में काफी सारे रूमर्स के रिगार्डिंग क्लैरिटी भी दिया। स्टिल उसके बाद भी जो फॉल है स्टॉक के अंदर वो कंटिन्यू रहा एंड ऑलमोस्ट 40% के आसपास का करेक्शन आया था स्टॉक के अंदर। सो अभी इन्होंने पूरा रिजल्ट रिलीज किया है एंड मेन चीज जो हमको देखना है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर कैसा आया एंड ओवरऑल मार्जिन के नंबर कैसे रहे, आरओई आरओसी के नंबर्स कैसे आए कंपनी के। सो इनके Q3 के रिजल्ट अगर हम देखें तो कंपनी का ग्रोथ का नंबर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। 42% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है कंपनी का इंडिया बिजनेस के अंदर। बट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 17%, इबिट्टा 19% एंड सबसे इंपॉर्टेंट पैट का नंबर जो है कंपनी का इंडिया के अंदर वो 30% से ग्रो किया है। अब ये जो 30% का ग्रोथ आप देख रहे हो पैट में, ये इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है उसको इंक्लूड करके आया। अगर हम उसको एक्सक्लूड कर दें तो 54% से कंपनी का पैट ग्रोथ हुआ है, यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को काफी अच्छा मिला है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेड ये था कि थर्ड क्वार्टर में कंपनी का पैट ग्रोथ नहीं आएगा या फिर ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है वो लगभग 60 करोड़ के आसपास इम्पैक्टेड एक्सपेक्टेड था। एंड जैसे सेकंड क्वार्टर में हमने देखा कि वाई वाई लेवल पे प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट रहा था कंपनी का, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वार्टर एक्सपेक्टेड था कल्याण से, लेकिन 30% का पैड ग्रोथ दिखाया कंपनी ने बॉटम लाइन के अंदर इंडिया में। और क्या मेन हाईलाइट रहा, सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत हेल्दी 24% के आसपास। प्लस आप देखोगे कि जो फ्रेंचाइजी से जो इनको बिजनेस आता है वो 40% आज के टाइम पे कंट्रीब्यूट करता है। एंड ओवरऑल पीबीटी मार्जिन पैट मार्जिन दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ है एक्सक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी इंपैक्ट। देन इंडिया में साउथ वर्सेस नॉन साउथ रेवेन्यू अगर हम देखें तो यही पूरा स्टोरी रहा है कल्याण का। 3-4 साल पहले एक रीजनल प्लेयर था, साउथ बेस्ड प्लेयर था, ऑलमोस्ट 70% जो प्रेजेंस थी कंपनी की वो साउथ में थी। आज बिल्कुल अपोजिट हो गया है। 67-70% जो कंपनी के स्टोर्स हैं वो नॉन साउथ रीजन के अंदर है। एंड रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो दोनों में जबरदस्त ग्रोथ है। साउथ वाला बिजनेस 35% से ग्रो किया है, नॉन साउथ वाला 48% से ग्रो किया है, जबकि नॉन साउथ का कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में 56% है। मतलब ये वाला जो बिजनेस है इसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, एक हायर बेस है, उस हायर बेस के ऊपर भी इनकी ग्रोथ 48% है। तो उसका मतलब क्या है कि साउथ के बाहर भी जो मार्केट है कंपनी का वहां पे ये इंक्रीमेंटली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दोनों रीजन में कंपनी का बहुत हेल्दी है, 23-25% के आसपास है। ज्वेलरी में अगर आप देखोगे तो गोल्ड ज्वेलरी स्टड ज्वेलरी दोनों में जबरदस्त ग्रोथ है। इनफैक्ट स्टड ज्वेलरी में लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कि टाइटन के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा है, उनका मार्जिन भी कम हुआ था, बिकॉज जो सॉलिटेयर आपका डायमंड है उनके प्राइस में काफी वॉलेटिलिटी थी। सो वहां से कस्टमर्स का डिमांड काफी कम हुआ था। कल्याण के लिए जो अच्छी चीज क्या है इस पूरे सेगमेंट में, कि जो सॉलिटेयर कैटेगरी का डायमंड है उसका कंट्रीब्यूशन इनके टोटल रेवेन्यू में हार्डली 1% है। प्लस उसमें भी जो 1 कैरेट जहां पे प्राइस वोलेटिलिटी ज्यादा है वो उसका कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा कम है, तो इसलिए इससे इनके बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। एंड 54% का स्टड ज्वेलरी का ग्रोथ आ रहा है कंपनी का। प्लस अगर आप कंट्रीब्यूशन भी देखोगे तो 30% पूरे सेल्स में कंट्रीब्यूशन है इनका स्टड ज्वेलरी की तरफ से। देन मिडिल ईस्ट बिजनेस एक टाइम पे कंपनी का काफी एवरेज ग्रोथ आता था 5-7-8% के आसपास। आज आप देखोगे तो 23% का रेवेन्यू ग्रोथ है इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट इबिट्टा प्रॉफिट ये भी काफी अच्छा आया है 22% के आसपास। हालांकि पैट का नंबर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 11% से इंक्रीज हुआ है। तो इबिट्टा ग्रोथ है 20% बट पैट ग्रोथ है सिर्फ 11%। सो उसका रीजन ये है कि यूएई के अंदर रिसेंटली अभी जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का जो टैक्स है उसमें चेंजेस किए उन्होंने। सो जिसकी वजह से इनका टैक्स एक्सपेंस वहां पे बढ़ गया है, इसलिए पैट ग्रोथ सिर्फ 11% के आसपास आया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 40% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड 21% का पैड ग्रोथ, यही आप बेसिकली बोल सकते हो कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है इनके रिजल्ट के अंदर, कि पैड ग्रोथ जो कि एक्सपेक्टेड था कि फ्लैट रहेगा कंपनी का, कंसोलिडेटेड लेवल पे 21% से ग्रो किया है इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी इंपैक्ट। अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो 44% से कंपनी का पैड ग्रो हुआ है। देन इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो उसमें पिछले कुछ टाइम से इंपैक्ट हो रहा है एंड इस पे काफी डिस्कशन भी हो रहा है कि कंपनी के मार्जिन लास्ट 2-3 ईयर से 8% से कम होकर के 6% के आसपास आ गए। सो इसको अभी कॉन कॉल में जो उन्होंने क्लैरिटी दी है उस पर डिस्कस करेंगे।
देन आरओई का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन जब स्टॉक में करेक्शन देखा था हमने काफी ज्यादा, सो इसको लेके भी डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि कंपनी का आरओई लो है तो ये 30-40% पे ग्रो कर नहीं सकते, इसीलिए मार्केट इसके स्टॉक को पनिश कर रहा है। बट अगेन पॉइंट ये है कि कंपनी का आरओई जब लो सिंगल डिजिट में था, 7-8% के आसपास का आरओई था, वहां से कंपनी कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर 30-40% से ग्रो करती हुई आई है। एंड आप देखोगे कि हर एक ईयर के अंदर कंपनी का जो आरओई है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। 7% का आरओई आपका 13% आया, 15.2% आया, एंड अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में भी 15.2% का आरओई है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी इंपैक्ट। तो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इस साल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। तो अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो कंपनी का आरओई 17-18% पे चला जाता है। सो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का इंक्रीमेंटल आरओई कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा है। तो जब बिजनेस का आरओई सिर्फ 7% था, अगर तब वो 30-40% से ग्रो कर गया 3-4 ईयर्स के अंदर, तो 18-20% के आरओई को जो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, सो वहां पे 30% का ग्रोथ करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए कंपनी के लिए। हाँ, चैलेंज ये आ सकता है कि आपका बेस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मे बी एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आए, सो हमको वहां पे ट्रैक करना है। बट सिर्फ आरओई के बेसिस पे क्योंकि स्टॉक प्राइस गिर गया है तो कुछ रैशनल देना है, कुछ पॉइंट देना है, उसको देख करके मैं ये नहीं बोल सकता कि कंपनी आगे ग्रो नहीं कर सकती। बिकॉज जब इन्होंने पास्ट में लो और आरओई पे करके दिखाया है, अपना डेट ऑलमोस्ट 400 करोड़ इन्होंने प्रीपे किया है लास्ट कुछ ईयर के अंदर, तो ऑफकोर्स मतलब इस आरओई के साथ में कंपनी बिल्कुल 25-30% पे ग्रो कर सकती है। अब प्रॉब्लम वहां पे अगर एग्जीक्यूशन में आता है तो मेरे को उसको ट्रैक करना है, लेकिन हाँ, चांस अभी भी है एंड डील अभी भी बहुत अच्छा लगता है कंपनी के अंदर। देन नेट डेट टू इक्विटी देखोगे कंपनी का तो बहुत नेग्लिजिबल है। एंड अगर इंडियन इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ग्रोथ ओवरऑल काफी अच्छी है। एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कंपनी का जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो काफी लो रहा है थर्ड क्वार्टर के अंदर। हालांकि थर्ड क्वार्टर इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है ज्वेलरी कंपनीज के लिए, एंड ये मार्केटिंग वगैरह पे काफी हैवी एक्सपेंसेस करते हैं। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है कि आप देखोगे जो दिवाली का जो सीजन है वो थोड़ा सा जल्दी आ गया था पिछले ईयर के कंपैरिजन में। सो इनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो बेसिकली स्प्लिट हो गया Q2 प्लस Q3 के अंदर। तो वो एक्सपेंस टोटल डिवाइड हो गया, इसलिए ओवरऑल मार्केटिंग एक्सपेंस कंपनी का ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा। दैट इज द रीजन की कंपनी का पीबीटी मार्जिन भी अच्छे से इंक्रीज हुआ एक्सक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी इंपैक्ट, और पैट ग्रोथ भी 30% के आसपास आया है। देन मिडिल ईस्ट में भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही है, एंड वही इनका जो टैक्स एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ गया उसकी वजह से पैट ग्रोथ 11% आया है। अदरवाइज पीबीटी ग्रोथ इसमें 23% का है। एंड कंसोलिडेटेड लेवल पे भी देखें सो 40% का टॉप लाइन का ग्रोथ और पैट ग्रोथ कंपनी का 21% से आया। तो रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज कंपनी ने दिया है प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर के ऊपर। 21% का पैट ग्रोथ आया जो कि एक्सपेक्टेड था, काफी एवरेज रहेगा थर्ड क्वार्टर के अंदर। अब कॉनकॉल की बात करें तो सबसे पहला जो मार्जिन को लेकर के डिस्कशन हो रहा है कि कंपनी के मार्जिन कुछ ईयर पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से कम होते जा रहे हैं, तो इस पे हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किया इनके कॉनकॉल के अंदर। अगेन दोबारा से क्लैरिटी दिया है मैनेजमेंट ने कि अगर आप देखोगे कल्याण का एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 ईयर से, सो कंपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू एक्सपैंड कर रही है, फोको मॉडल के अंदर ही एक्सपैंड कर रही है। जैसे अगर आप बाकी रिटेलर्स को देखोगे, सैनको को या पीएन गाडगिल को, सो उनका थोड़ा सा बैलेंस एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी रहता है। मतलब ऑलमोस्ट 50% जो उनके स्टोर्स होते हैं वो कोको मॉडल के अंदर होते हैं, 50% स्टोर्स उनके फोको मॉडल के अंदर होते हैं। बट कल्याण लास्ट 2-3 ईयर से कंसिस्टेंटली जितने भी स्टोर ओपन कर रहा है वो फोको मॉडल के अंडर कर रहा है। क्यों? बिकॉज कंपनी का मेन टारगेट आज के टाइम पे ये है कि जो भी हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में उसको हम यूज करेंगे डेट रीपेमेंट के लिए। सो अभी तक इन्होंने 400 करोड़ का डेट रीपे किया है आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इस फाइनेंशियल ईयर में 150 करोड़ का डेट ये रीपे कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड मैनेजमेंट का प्लान है कि ये जो लास्ट क्वार्टर चल रहा है इसमें भी 150 करोड़ का डेट ये और रीपे करेंगे। तो इनका क्लियर स्ट्रेटेजी है कि डेट रीपेमेंट पे फोकस है, इसलिए जो भी नया स्टोर ही ओपन कर रहे हैं वो फोको मॉडल के अंडर कर रहे हैं। अब फोको मॉडल में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, बिट्टा मार्जिन होता है, वो कम होता है कंपेयर टू कोको मॉडल। जैसे कंपनी के खुद के जो स्टोर्स हैं उसमें इनका बिट्टा मार्जिन रहता है 8-9% के आसपास, लेकिन जो फ्रेंचाइजी का स्टोर होता है उसमें कंपनी का बिट्टा मार्जिन रहता है 6% से 5% के बीच में। तो क्योंकि इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का वो फोको मॉडल के अंदर आ रहा है, इसीलिए धीरे धीरे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कम होते जा रहे हैं। सो जैसे अभी हमने नंबर भी देखा कि 40% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो फ्रेंचाइजी स्टोर से आता है। सो वही रीजन है कि इनका ओवरऑल बिजनेस पे जो बिट्टा मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि पीबीटी मार्जिन अच्छा मिलता है कंपनी को। तो आरओसी या आरओई का नंबर अगर आप देखोगे ओवरऑल, चाहे फोको मॉडल हो या कोको मॉडल हो, दोनों में काफी हेल्दी रहता है कल्याण के लिए। सो
क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो कंपनी के खुद के स्टोर होते हैं उसमें पूरा कैपेक्स वगैरह कंपनी खुद करती है, इन्वेंट्री के ऊपर एक्सपेंस कंपनी का खुद का रहता है। लेकिन फोको मॉडल के अंदर ये चीज बिल्कुल चेंज हो जाती है। प्लस इन्होंने अभी रिसेंटली नया एग्रीमेंट भी किया है जिसको लेकर के पास्ट में और र्यूमर वगैरह चल रहा था, जो लास्ट कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दिया। सो पहले कल्याण क्या करता था कि जो भी फ्रेंचाइजी का स्टोर ओपन हो रहा है उसमें स्टोर का जितना भी कैपेक्स होता था, जो उसका डिजाइनिंग वगैरह जो फिट आउट रहता था, वो पूरा एक्सपेंस कल्याण करता था। जो इन्वेंट्री वाला पार्ट होता था वो इन्वेस्टमेंट उसका फ्रेंचाइजी का होता था। लेकिन न्यू एग्रीमेंट के अंदर कंपनी ने क्या किया है कि पूरा एक स्टोर के ऊपर जितना भी कैपेक्स रहेगा इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, वो सब फ्रेंचाइजी को करना पड़ेगा। अब मार्केट में र्यूमर ये चला था पिछले बीच में जब कंपनी का स्टॉक भी गिर रहा था कि कल्याण ने रेट्रोस्पेक्टिवली जो कंपनी के एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज थे उनके साथ में भी इस एग्रीमेंट को चेंज कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं वो फ्रेंचाइजीज नाखुश हैं कल्याण के साथ में, और प्लस जो न्यू फ्रेंचाइजीज हैं वो भी इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कल्याण के साथ में ऐड होने के लिए। तो जो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है इतना अच्छा, उस पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन लास्ट कॉन कॉल में ऑलरेडी मैनेजमेंट ने उस चीज को क्लियर किया कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी स्टोर्स ओपन करे हैं वो न्यू एग्रीमेंट के अंडर करे हैं। अभी इस क्वार्टर में 30 स्टोर्स कंपनी और ओपन करेगी। प्लस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें जितने भी स्टोर ओपन करने हैं कल्याण को, उसका एलओआई ऑलरेडी साइन हो चुका है। सो डेटा के साथ उन्होंने वैलिडेट करा कि ऐसा कोई इशू नहीं है। जितने भी न्यू फ्रेंचाइजीज हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इस चीज के साथ में, एंड वो हमारा स्टोर एक्सपेंशन बिल्कुल ऑन ट्रैक है। प्लस एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी के साथ में इस एग्रीमेंट का कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उनके साथ वही जो पुराने टर्म्स कंडीशन थे उसी पे वो चीज कंटिन्यू रहेगी। तो जो न्यू फ्रेंचाइजीज का जो इनका मॉडल है उसमें आरओसी का नंबर कल्याण के लिए बढ़ जाएगा और जो इनके फ्रेंचाइजीज है उनके लिए कम हो जाएगा। पहले क्योंकि जो कैपेक्स जो करता था वो कल्याण करता था, सो उनका आरओई 17% होता था। बट अब इस न्यू मॉडल के अंदर उनका जो आरओसी है वो 15% आ जाएगा। तो बस एक ये चेंज है। लेकिन स्टिल मैनेजमेंट का कहना है कि जो फ्रेंचाइजीज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट से लेकर के सेल्स से लेकर के आफ्टर सेल्स सर्विस ये सारा कुछ कल्याण मैनेज करता है, उनका उनके उनके एम्प्लॉयज मैनेज करते हैं। तो उनके फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत हाईली प्रॉफिटेबल मॉडल है, तो वो पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है इसके लिए। सो ये एक चेंज है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि इनका EBITDA मार्जिन कम हो रहा है लेकिन पीबीटी मार्जिन बढ़ रहा है। ओवरऑल आरओसी जो है कंपनी का वो अच्छा होता जा रहा है। अब पॉइंट आता है कि इनका EBITDA मार्जिन बढ़ना कब स्टार्ट होगा। सो मैनेजमेंट का कहना है कि जब तक हमारा डेट रीपेमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम कोको मॉडल स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब जितने भी स्टोर्स ओपन करेंगे वो फोको मॉडल के अंदर ही करेंगे। एंड इनका टारगेट है कि FY27 से मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपनी जो है वो कोको मॉडल के अंदर अपना स्टोर एक्सपेंशन स्टार्ट कर सकती है। सो जब कोको मॉडल से एक्सपेंशन स्टार्ट होगा तो कंपनी का मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। लेकिन ओवरऑल बिजनेस पे उसका खास नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज आरओसी कंपनी दोनों मॉडल में काफी हेल्दी जनरेट कर रही है। एंड FY26 का इनका टारगेट है कि जो भी इनका डेट पेंडिंग है उसको कंपनी पूरी तरीके से रीपे कर देगी। प्लस जो स्टोर एक्सपेंशन का प्लान था कंपनी का वो बिल्कुल इंटैक्ट है। सो नेक्स्ट ईयर कंपनी 170 स्टोर्स प्लान कर रही है ओपन करने के लिए। एंड एक और इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया प्रोमोटर प्लेजिंग को लेकर के, जो एक और थोड़ा सा डाउट चल रहा था। सो इनके प्रोमोटर का ऑलमोस्ट 25% जो स्टेक है वो प्लेज है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि कंपनी को अपना प्रोमोटर को अपना स्टेक इंक्रीज करना है। सो स्टेक को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने वो प्लेजिंग करी हुई है। एंड अगेन उसको दोबारा से इन्होंने क्लियर किया, जो उसको र्यूमर चल रहा था पास्ट में कि प्रोमोटर ने स्टेक प्लेज किया है बिकॉज फिर से ये कोई हेलीकॉप्टर वगैरह बाय कर रहे हैं या फिर कोई लैंड वगैरह बाय कर रहे हैं जो कि बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। सो उसको अगेन दोबारा से उन्होंने क्लियर किया कि इसका प्योरली पर्पस यही है कि हमको अपना स्टेक इंक्रीज करना है कंपनी के अंदर, उसी पर्पस के लिए किया है। एंड और इंक्रीमेंटल कोई प्लेजिंग वगैरह का इनका अभी कोई इंटेंशन नहीं है। और पर्पस मेन टारगेट ये है कि डेट रीपे करके जो भी इनके नॉन कोर एसेट्स हैं उसको लिक्विडेट करेंगे एंड आगे बिजनेस की ग्रोथ में उसको यूज करेंगे। प्लस आगे उसके बाद जो कैश जनरेट होगा बिजनेस से उसको कंपनी देखेगी कि हमको बाय बैक करना है या हमको कोको मॉडल से एक्सपैंड करना है। सो ये ओवरऑल एक्सपेंशन का प्लान है। एंड नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे सो 170 स्टोर कंपनी प्लान कर रहा है FY26 के अंदर। FY25 में 130 के आसपास इन्होंने स्टोर्स ओपन करे हैं। सो अगर आप YOY लेवल पे देखोगे तो 30% का स्टोर एक्सपेंशन कंपनी प्लान कर रही है FY26 के अंदर। अब अगर हम इस पूरे साल का अभी तक का डील देखें
सो लास्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट 528 करोड़ का पैट कंपनी ने जनरेट कर दिया है। एंड फोर्थ क्वार्टर क्योंकि उसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी वाला केस नहीं होगा तो हाईली प्रॉफिटेबल होने का चांस है कल्याण के लिए। सो अगर हम 30% का कंजर्वेटिवली भी पैट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें कल्याण से, तो कंपनी का जो फोर्थ क्वार्टर का पैट है वो अराउंड 175 टू 178 करोड़ के आसपास होता है। एंड उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का फुल ईयर का पैट अराउंड 705 करोड़ के आसपास होता है। तो अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे स्टॉक का, सो वही 74 72 के रेंज में आता है। प्लस क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर तो अब कंप्लीट हो गया, आपका FY25 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंड वी नो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिमांड काफी स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ने बोला कि गोल्ड के प्राइसेस हालांकि बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, 30-40% इंक्रीज हो गए हैं, स्टिल जो फुटफॉल है हमारे स्टोर के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंज्यूमर की तरफ से डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान को लेकर भी हम कॉन्फिडेंट है। तो ये 30-35% का ग्रोथ कंपनी बहुत इजीली मेंटेन कर सकती है, बिकॉज 30% से तो आपका स्टोर ही ऐड हो रहा है। सो उस पर अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज ऐड करोगे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर तो ये इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट भी नहीं रहेगा, तो पैट बहुत इजीली कंपनी का 35 से 40% पे ग्रो कर सकता है FY26 के अंदर। तो वहां पे अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे स्टॉक का, सो 50 से 52 के बीच में निकल करके आता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमने 1-1.5 साल पहले डिस्कस किया था कल्याण का कि एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, वो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी फिर से लगती है। करंट पी तो ऑलरेडी 78-77 का है, जो कि टाइटन के कंपैरिजन में काफी कम है, जबकि कल्याण सबसे बेस्ट परफॉर्मर है पूरे स्पेस के अंदर। एंड अगर हम फॉरवर्ड पी देखें तो डील और भी लुक्रेटिव लगती है। सो रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, एंड जो इन्होंने गाइडेंस दिया है मेंटेन ही रखा है ओवरऑल गाइडेंस को इन्होंने। सो डील काफी अच्छी लगती है। प्लस इसके साथ में आप जो बाकी प्लेयर्स हैं, पीएन गार्गिल है, सेंको गोल्ड है, उनमें भी काफी अच्छी डील लगती है। पीएन गार्गिल को अगर आप देखोगे तो 45 का फॉरवर्ड पी आता है उसका, बिजनेस का ग्रोथ काफी अच्छा है। हालांकि उनका थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट अच्छा नहीं आया था, 40% का ग्रोथ सीधे 24% पे आ गया, लेकिन उनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस है, बिकॉज उनका भी कोई इंपोर्ट ड्यूटी वाला इंपैक्ट हुआ नहीं था लास्ट क्वार्टर में भी। सो वो भी 44-45 का फॉरवर्ड पी है। सेंको गोल्ड को भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज जनरेट कर रही है लास्ट 1-2 क्वार्टर से, एंड 20-25% का पैट ग्रोथ रहता है उनका भी। सो उनका भी फॉरवर्ड पी 35 से 40 के रेंज में आता है। सो ये तीनों प्लेयर्स जो हैं, कल्याण हो गया, पीएन गार्गिल हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, तीनों में काफी अच्छी डील लगती है। ऑफ कोर्स कल्याण बेस्ट परफॉर्मर है, लीडर है पूरे स्पेस के अंदर, ग्रोथ के पैरामीटर पे, प्रॉफिटेबिलिटी के पैरामीटर पे, बट पीएन गार्गिल सेंको भी एक बेटर डील ऑफर करते हैं करंट लेवल पे। उनके भी रिजल्ट जल्दी आएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल यही एनालिसिस था कल्याण का। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।